तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान की। बोर्ड का एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो उसको देखते हुए आज हम रसायन विज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हुआ हूं, जिसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो बात करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक है, जैसे में कि पहले हम लोग परिभाषाएं को देखेंगे कि पूरी किताब से रसायन विज्ञान के कौन कौन सी ऐसी परिभाषाएं हैं जो ज़्यादा आने का चांस है बोर्ड के एग्जाम में दोस्तों। तो आइए, पहली परिभाषा में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस है मोलरता। आपको मोलरता किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है मोलरता क्या होता है, मोलरता, नॉर्मलता, मोल अंश, इन सब पे मैंने एक वीडियो बना चुका हूं। आप लोग मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र पर जाएंगे और उस पर आपको इस सभी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। बाकी जिन टॉपिक के वीडियो अगर आपको नहीं मिल पाता है, उसमें अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उस पर मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो देखिए, पहले आपको मोलरता क्या होता है उसे आपको तैयार करना है। मोलरता 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यही ना होता है मोलरता। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन तैयार कर लीजिए आप लोग। मोललता क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है मोलरता और मोललता में, मोलरता और मोललता में अंतर क्या होता है, तो उसे भी आप तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन। देखो, हिमांक में अवनमन क्या होता है, आप लोग ध्यान देना, जितने भी बच्चे बोर्ड के एग्जाम इस साल देंगे 2025 में, आप लोग इस चीज़ों को ध्यान देना कि हिमांक में अवनमन में कभी कभी आपको ग्राफ बनाने के लिए आता है, तो आपको इसका डिफिनेशन के साथ साथ ग्राफ भी तैयार करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है परासरण दाब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है। परासरण दाब, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है। दूसरी चीज, इस पे अगर परिभाषा पूछेगा तो परासरण दाब किसे कहते हैं 2 नंबर में पूछेगा, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना ही है। अगला है प्रतिलोम परासरण क्या होता है, प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इसको भी आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है समपरासारी विलयन क्या होता है, समपरासारी विलयन क्या होता है, इसकी भी डिफिनेशन आप लोग तैयार कर लेंगे दोस्तों। विशिष्ट चालकता, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ये पूछता है, लगभग में हर साल 7 सेट में पेपर छपता है, तो किसी न किसी सेट में हर साल ये पूछा जाता है, विशिष्ट चालकता। बात करते हैं मोलर चालकता, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। मोलर चालकता क्या होता है, तुल्यांकी चालकता क्या होता है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो, इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, एक क्वेश्चन इसमें से छूट गया है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है दोस्तों, यहां पे पूछा जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो यहां पे एक चीज, एक क्वेश्चन इसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभिक्रिया की दर या वेग क्या होती है, अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक, अगर उनके साथ क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा कि अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक को लिखो, तो क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आ जाएगा। तो इसे आप तैयार कर ही लेना, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, इस पे 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस पे। ठीक है, 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अभिक्रिया की कोटि, इसे आप तैयार करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है क्वेश्चन। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि, और एक क्वेश्चन आता है अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है। तो अभिक्रिया की आणविकता होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को आणविकता कहते हैं, जबकि कोटि क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसके सांद्र परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है।
ठीक है दोस्तों, इस पे भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाल दिया है और एक वीडियो 2 से 3 मिनट का है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। अगर आपको क्लियर नहीं है तो उस पे जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभिक्रिया की कोटि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आना ही आना है बोर्ड के एग्जाम में। अगला है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक पे देखिए, सबसे पहले हमको जानना है कि किस तरीके से, किस टॉपिक पे, किस हेडिंग से कैसा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे वेग स्थिरांक है तो वेग स्थिरांक पे इस पे डायरेक्ट आपको डिफिनेशन तो पूछ सकता है, लेकिन साथ ही साथ इस पे पूछता है मात्रक। कोई एक रिएक्शन दे देगा, उस पे पूछेगा इसके लिए इसका यूनिट बताओ, इसका मात्रक बताओ। ठीक है, तो मात्रक वाले पे आप देख लेना, मात्रक जरूर इस पे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व और विशेषता। संक्रमण तत्व क्या होती है, इसकी विशेषताएं बताओ। डी ब्लॉक में आप चले जाइएगा, उसमें संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोग जानते ही हैं। देखो पी ब्लॉक वगैरह इस समय रिड्यूस कर दिया है सिलेबस में, तो केमिस्ट्री बहुत कम हो गई है। और अच्छे से मस्ती से पढ़ो, कोई दिमाग में कोई टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से, बहुत कम सिलेबस है और अच्छे से कर सकते हो तैयारी आप लोग, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, अंतर संक्रमण क्या होता है, इन दोनों को आप मोस्ट में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट में, क्योंकि देखो दोस्तों पी ब्लॉक आपको निकाल दिया गया है। जब पी ब्लॉक निकाल दिया गया है, जो कि लॉन्ग चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर था, तो अब क्या हुआ, डी और एफ ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि संक्रमण तत्व और उसकी विशेषताएं, अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछेगा इस पे तो पूछेगा कैसे, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखो, इसके लक्षण लिखो। तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अगर बस पूछता है विद्युत रासायनिक श्रेणी तो क्या होगा, छोटा 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, क्या कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, जानते हैं ना आप लोग, जब तत्वों को उनके मालक इलेक्ट्रोड विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी बन जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं दोस्तों। उसके लक्षण आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोग तैयार करिए। अगर उसमें डाउट रहता है तो मैंने बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस पे स्पेशली, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर में आता है, तो इस पे स्पेशली मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगला है लिगेंड क्या होता है, इसे भी आप तैयार कर लेंगे। टालेन अभिकर्मक क्या होता है और फेहलिंग विलेन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे जो छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके पूरे केमिस्ट्री के किताब से कुछ ऐसे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्जाम में 2025 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसका। दोस्तों बात करते हैं इसके आगे कुछ बड़े क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे हम लोग कुछ बड़े क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ हम लोग महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे पहला अभिक्रिया है बुर्ज अभिक्रिया। इसे आप 10-12 अभिक्रियाओं को मैं लिखा हूं, इसे आप तैयार ही कर लेना। इसमें ये थोड़ा भी मत सोचना कि नहीं ये पेपर में नहीं आएगा या कम इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब है। तो आप पहले बुर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया को तैयार कर लेना। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आप कमेंट करना, मैं बना के वीडियो भेजूंगा। अगला है बुर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, बुर्ज अभिक्रिया दूसरा होता है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अगला है रीमर-टीमान अभिक्रिया। रीमर-टीमान अभिक्रिया क्या होती है, रीमर-टीमान अभिक्रिया क्या होती है। अगला क्वेश्चन है एल्डोज संघनन अभिक्रिया। ये सारे अभिक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग मेरी बातों को। सिम्ट अभिक्रिया क्या होती है, इसे भी आप तैयार कर लेना। देखो 10 अभिक्रिया है, 2-2 मिनट लगेगा, 4-4 मिनट, आप 10-15-20 मिनट बैठ जाना, आज इसके लिए तैयार हो जाएगा एक दिन में, ज्यादा नहीं सोचना है कुछ। ठीक है, अगला अभिक्रिया देखो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोजन मुंड अभिक्रिया क्या होती है, इसे भी आप तैयार कर लेना एकदम। सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, तो सैंडमायर अभिक्रिया को भी आप तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है हाफमैन या हाफमान बोलते हैं इसको, ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, इसे भी आप तैयार करेंगे। गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या होती है, इसे भी आप तैयार करेंगे। तो ये दोस्तों कुछ अभिक्रियाएं हैं जिन्हें आप तैयार करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इसे बहुत कम समय में तैयार करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे हम बात करने वाले हैं जैसे
पूरी केमिस्ट्री से कुछ नियम पूछा जाता है ना कि इसके नियम क्या होगा, कोलराउस का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होता है। तो ध्यान देना 5-6 नियम यहाँ पे लिखा गया है, सॉरी 4 नियम है, 2-3 एक मैं और यहाँ पे ऐड करूँगा। इतनी चीज़ों को आप तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे कोलराउस का नियम क्या होता है, एक 3 से 4 नंबर में पूछेगा आपसे, और अगर इसमें ऐड कर दिया कि इसके अनुप्रयोग भी बताओ तो सीधे 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। एक एस्टिक एसिड आता है ना, एस्टिक एसिड का इसका अनुप्रयोग होता है, उसे तैयार कर लेना, ठीक है। अभी मैं अगले वीडियो में इस पे बात करूंगा। आज मैं बात करता हूं कोलराउस का नियम क्या होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कोलराउस का नियम। अगला है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो नियम है ना, नियम यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ नियम, तो नियम में कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम पे आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए तो मैं 60 वीडियो में अपने YouTube चैनल KDS सोनभद्र पे अपलोड किया हूँ, उसे आप ध्यान देख लीजिएगा। अगला है दोस्तों राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या होता है, वाष्प दाब पे राउल्ट का नियम होता है ना, तो उसे भी आप तैयार कर लेंगे। और लास्ट में यहाँ पे है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो दोस्तों ये जितने नियम मैंने बताया है ये ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। और एक चीज और ध्यान देना, जिस दिन आप केमिस्ट्री का पेपर दे रहे होंगे उसमें ये नियम जरूर देखने को मिलेगा। तो कल पे ये मत टालिएगा, आज ही इसे तैयार कर लीजिएगा। अगर कल पे टालेंगे तो कल कुछ और पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर रहा हूं, इसे भी आप तैयार करेंगे। जैसे देखो वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया, कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ठीक है दोस्तों। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, इसके लिए आपको फार्मूला डेरिवेट करना होता है। और ये भी 4 से 5 नंबर, या तो 4 नंबर में पूछेगा या तो 5 नंबर में। 5 नंबर में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है उसके लिए वेग स्थिरांक का निगमन करो, या फिर वेग स्थिरांक का फार्मूला डेरिवेट करो, बताना होगा, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चन दोस्तों आज के महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और कुछ नियम, इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि की। ध्यान देना, इसमें मैं 4-5 प्रयोगशाला विधि को लिखा हूं, पूरी किताब में तो बहुत सारे प्रयोगशाला विधि है। तो ध्यान देना उसमें क्या होता है कि अथवा करके आता है। अगर ये 5 को आप तैयार कर ले रहे हो ना तो आगे तुम्हारा काम चल जाएगा। तो इन 5 को तो कंफर्म कर लो ही इसमें, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, उसमें आपको रिएक्शन वगैरह, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बढ़िया से तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि को आप तैयार कर लेना, ठीक है। अगला है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन क्या होता है उसके बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म सुन लोगे तो जानते हो ना क्या होगा, बेहोश हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो क्लोरोफॉर्म जैसे आप प्रैक्टिकल में वाइवा में होता है ना कि क्लोरोफॉर्म बच्चे क्या होते हैं चार्ट पेपर में बना के जाते हैं, तो क्लोरोफॉर्म क्या होती है, निश्चेतक होती है, निश्चेतक के लिए यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जो सूंघ लेगा वो क्या होगा, बेहोशी का हालत में हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म एक क्या होती है, बेहोश करने के लिए एक उसका यूज किया जा सकता है। ज़्यादा सूंघने से आदमी क्या होता है, मौत भी हो जाती है उसकी, ठीक। तो क्लोरोफॉर्म होता है, प्रयोगशाला में बताया जाता है। और इसको रखते कहाँ हैं, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि उससे विषैली गैस फास्जिन नामक एक विषैली गैस बनती है, ठीक है, जिसको सूंघने से आदमी चला जाएगा, समझ रहे होगे ना उसको। इससे एक फास्जिन नामक विषैली गैस, देखो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म रंगीन बोतल में नहीं रखा जाएगा तो फास्जिन नामक एक विषैली गैस बनेगी और उस गैस को सूंघेगा आदमी तो क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। तो बात इसमें जब आप पढ़ेंगे तो इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है, आएगा। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को आप देख लेना। फिर आगे है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या, डाई एथिल ईथर,
तैयार कर लेना। ये 5 हेडिंग आपको, देखो साइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी नहीं साइकिल चला रहे हो, कहीं मेन हाईवे पर नहीं, ऐसे अगर साइकिल चला रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, अगर तुम जग रहे हो, थोड़ा सा ध्यान देना, जग रहे हो, जैसे सोते हुए जग रहे हो, तो आप अपने माइंड में ऐसे रिकॉल करना कि डाई एथिल ईथर क्या होता है, उसको बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती, तो समझ रहे हो ना। ऐसे तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक बार कहीं डाउट हुआ दोबारा देख लेना, फिर कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो आप कुछ भी करो लेकिन इस 5 को अपने माइंड में रिकॉल करते रहना, ठीक है दोस्तों। तो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है उसे देख लेना। फिर आगे क्या है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, किसकी, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इन 5 प्रयोगशाला विधियों को आप स्क्रीनशॉट मार लो और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप तैयार कर लोगे। हाँ, कोई दिक्कत रहता है तो आप मुझे अपने, मेरे नहीं, अपने YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र पे कमेंट करना, और किसमें किसका वीडियो चाहिए, किसको डिटेल से आपको जानना है, उसमें मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और कल से क्या होगा, देखो कल से क्या होगा कि आप पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए हैं, कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे जैसे मैथ के क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।